Welcome back, students. Good morning. Next topic is non-cooperation movement. Second part of non-cooperation movement. And in this video, we will explain about related non-cooperation movement effect in cities area and effect in कंट्री साइड एरिया, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सिटीज एरिया में किस तरह इफेक्ट रहा और साथ ही साथ जो कंट्री साइड एरिया था और इंडिया के जो अदर पार्ट्स थे, यानी मूवमेंट का जो स्ट्रक्चर रहा, जो उनका नेचर था, वह किस टाइप का था, इस टॉपिक पे इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा. तो लेट अस गो. द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन इन द जनवरी 1921 and different social group participated in this movement. Okay, different social group ने इस movement में participate किया था and in each with each own specific aspiration. और जितने भी ग्रुप थे इसके अपने स्पेसिफिक एस्पायरेशन थे, अपने अपने तरीके थे मूवमेंट में इंक्लूड होने के. कुछ मूवमेंट ऐसे थे जो लोकल लेवल पे 1917 से 1918 से स्टार्ट थे, जैसे जो 1918 में अवध किसान सभा यानी कि अवध पीजेंट्स जो सभा को ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वहाँ पे बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में बहुत पहले से ही ये मूवमेंट चल रहा था. वहाँ के जो तालुकदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके अगेंस्ट. बाद में 1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो अवध किसान मूवमेंट जो था, अवध पीजेंट मूवमेंट, इसको और काफ़ी तेजी मिली और इस समय मूवमेंट अपने चरम पे था. एंड ऑल देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज एट बट द टर्म मीन द डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. ओके, ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज. और हर कोई चाहता था कि हमें जो स्वराज है, स्वराज की प्राप्ति हो. एंड बट the term mean the different things of the different people. And term mean the different things of different people. और different जो people थे, चाहते थे कि जो term हो, यानी कि जो स्वराज हो, वह different वे से वो लेना चाहते थे. उनके तरीके अलग अलग थे. The movement in the towns, यानी कि टाउन्स में मूवमेंट का नेचर कैसा रहा, स्ट्रक्चर कैसा रहा. ओके, द मूवमेंट बिगेन विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज में स्पेशली मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट करने का काम किया गया वो मिडिल क्लास के द्वारा किया गया. एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस. हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट थे, उन्होंने जो कंट्रोल गवर्नमेंटेड स्कूल और कॉलेज थे उनको लेफ्ट कर दिया. एटलीस्ट अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में बच्चों ने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया. एंड हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन. जो हेड मास्टर्स थे और जो टीचर्स थे, इन्होंने क्या किया, लार्ज स्केल पे गवर्नमेंटेड स्कूल से रिजाइन दे दिया. एंड लायर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. और जो लायर लीगल प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने क्या किया, अपने जॉब को लेफ्ट कर दिया. स्पेशली लार्ज स्केल पे लॉयर्स ने अपने लीगल प्रैक्टिस को लेफ्ट नहीं किया. लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया के कुछ टॉप क्लास के जो लॉयर्स थे, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, M.R. जयकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ओके, विठल भाई पटेल, तो डिफरेंट टाइप के जो ऐसे, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने क्या किया, अपनी वकालत छोड़ दी. एंड द काउंसिल इलेक्शन वेयर बॉयकॉटेड एंड द मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास. अगर मद्रास को देखा जाए, मद्रास को छोड़ के मोस्टली जो भी इंडिया के ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, इनमें जो काउंसिल के इलेक्शन थे, अधिकांशतः काउंसिल के इलेक्शन को बाइकआउट करने का काम किया गया. बस मद्रास की बात अलग थी, क्योंकि वहां पे एक जस्टिस पार्टी थी जो कांग्रेस के अगेंस्ट आइडियोलॉजी की जो पार्टी थी, यानी कांग्रेस की विरोधी पार्टी थी. स्पेशली जस्टिस पार्टी की आइडियोलॉजी ही अलग थी, तो
उसने क्या किया, मद्रास में पार्टिसिपेट करने का काम किया। बट कांग्रेस ने क्या किया, मोस्टली प्रोविंसेस में, खास करके नॉर्थ इंडिया की जो भी पार्टियां थी बिसाइड कांग्रेस, वो भी क्या किया, बाइकआउट करने का काम किया, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया। फॉरेन गुड्स वेयर बाइकआउटेड, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया। एंड लिक्विड शॉप्स पिकेटेड, और जो लिक्विड शॉप्स थे यानी कि जो शराब की दुकानें थी स्पेशली शहरी एरिया में, सिटीज एरिया में, उनको पिकेट घेराबंदी का काम किया गया। और एक काम स्पेशल जो मिडिल क्लास फैमिलीज की वुमेन्स होती थी जिन्होंने आंदोलन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उनके द्वारा किया जाता था। एंड द इम्पोर्टेड ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हॉल्ड बिटवीन 1921 टू 1922। अगर देखा जाए जो फॉरेन क्लोथ्स थे, फॉरेन क्लोथ्स का जो इंपोर्ट होता था वो 1921 टू 22 के बीच में इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़, यानी इसकी जो वैल्यू जो 1921 में 102 करोड़ यानी कि 1 अरब 2 करोड़ के आसपास इंपोर्ट होता था, इतना इन्वेस्ट किया जाता था इंपोर्ट में। तो वहीं 1922 में यह जो आंकड़ा था या जो रिकॉर्ड था यह गिर के 57 करोड़ हो गया, यानी सीधे आधे पे आ गया, हाफ पे आ गया। यानी कि जो फॉरेन गुड्स क्लोज बाइकआउटेड मूवमेंट था या इसमें काफी हद तक सफलता मिली। देखिए रिबेलियन इन द कंट्री साइड एरिया, अभी तो हम लोगों ने सिटीज एरिया में देखा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका नेचर सिटीज एरिया में कैसा था। तो अब देखिए रिबेलियन इन द कंट्री साइड एरिया, कंट्री साइड एरिया की कंडीशंस क्या थी। फ्रॉम द सिटीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, सिटी से क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड देहाती एरिया में आया। एंड इज ड्यू इनटू द फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड द ट्राइबल, और साथ ही साथ इसमें पीजेंट्स किसानों ने और जो ट्राइबल्स एरिया थे, जनजातियां थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट करने का काम किया। आगे बताएंगे कि कैसे पीजेंट्स और कैसे ट्राइबल्स ने क्या किया, इसमें लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेट किया। एंड वी आर डेवलपिंग इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। एंड इन द इयर्स आफ्टर द वार इन अवध पीजेंट्स वेयर लेड बाय द बाबा रामचंद्र इंडेंचर्ड लेबर। सबसे पहले एग्जांपल पीजेंट्स मूवमेंट को लिया जाएगा, जिसमें अवध पीजेंट मूवमेंट का उल्लेख किया जाएगा। अवध पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या अवध किसान सभा को 1980 में ऑर्गेनाइज करने का काम किया गया। इसमें बाबा रामचंद्र और वहाँ के कुछ लोकल लीडर्स थे, इनमें छिगुरी सिंह, गौरी शंकर मिश्र का भी हाथ रहा, जो प्रतापगढ़ इलाहाबाद के जाने माने पीजेंट्स लीडर्स थे। तो इन लोगों ने 1980 में अवध पीजेंट्स सभा को जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको इस्टेब्लिश करने का काम किया। और जो अवध, फैजाबाद, रायबरेली और सुल्तानपुर के आसपास की एरिया है, यहाँ की जो कंडीशंस थी कि चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार अपने इंडियन स्टेज में था और इस समय जो इकोनॉमिक क्राइसिस का जो दौर था अपने हाई लेवल पे था, यानी जो करेंसी इन्फ्लेशन होता है, तो इस समय चूंकि महंगाई भी बढ़ रही थी और इस बीच एक लार्ज स्केल पे फेमिन भी आया, ड्रॉट भी पड़ा, क्योंकि और इस कुछ नेचुरली था और कुछ बाय ब्रिटिशर्स के द्वारा था, क्योंकि लार्ज स्केल पे यहाँ से जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था उसे युद्ध में भेज दिया गया था, जिससे भूखमरी स्टारवेशन की कंडीशन आ गई। और इसमें जो तालुकदार अवध के थे और जो लैंड लॉस थे, ये क्या कर रहे थे, जो लैंड रेवेन्यू ड्यूटी होती है, जो टैक्स होता है, उसको एक बढ़ा रहे थे। साथ ही साथ अवध के किसानों से, चूंकि उनके पास अपनी जमीन नहीं थी और जिनके पास था तो लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा था, वो भी क्या थी, जो तालुकदार और लैंड लॉस थे उनकी दया पे डिपेंड करता था, जब चाहते उनकी जमीन दे लेते। तो और साथ ही साथ एक बिगाड़ सिस्टम थी, यानी जो पीजेंट्स थे वह या जो लैंडलेस लेबर्स थे वो जमींदारों के घर क्या करते थे, बिगाड़ करने का काम करते थे। साथ ही साथ किचन का काम उनका और डिफरेंट टाइम उनके खेतों में काम करना, तो ऐसी चीज़ें थी। उसके बदले में वहाँ के पीजेंट्स को कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता था।
इसको लेके वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसको लीडरशिप प्रोवाइड करने का काम बाबा रामचंद्र ने किया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। कुछ समय तक एक इंडेंचर्ड लेबर के रूप में फिजी, जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास पड़ता है, तो फिजी में चूंकि वहाँ पे ब्रिटिश मैंडेट था, तो इंडेंचर्ड लेबर के रूप में, गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी गए थे। वहाँ पे कुछ समय तक इन्होंने काम किया, बट फिर जब वापस आए तो इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र को छोड़ के फैजाबाद में इन्होंने रहना स्टार्ट किया, और उस समय पीछे मूवमेंट को लीड करने का काम किया। क्या करते थे, रामचरितमानस का गांव में घूम घूम के पाठ करते थे, और बाद में चल के इन्होंने अवध किसान मूवमेंट को लीड करने का काम किया। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र ने ये जो जितनी भी समस्याएं थी अभी मैंने बताया, इसके अगेंस्ट इन्होंने किसानों को अपग्रेड करने का काम किया, किसानों को समझाया, और एक लार्ज स्केल पे मूवमेंट चला। 1980 में 19 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अवध गए, और अवध में जाने के बाद किसानों की समस्याओं को समझा, फिर लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार थे उनसे बात किया, और फिर जाके धीरे धीरे कंडीशन अभी चल ही रही थी कि इसी समय 1921 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसको स्टार्ट हुआ। चूँकि एक टैक्स प्रोवाइड करना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आगे चल के जहाँ पे जैसी कंडीशन थी, यानी कि जो मूवमेंट पहले से चले आ रहे थे वो क्या हुए, वो उसी वे में चलते रहे, और उनको एक तेजी मिल गई और एक उनको धार मिल गई। इसी तरह अगर हम बात करें पंजाब में जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी वहाँ की थी, उसको लेके मूवमेंट चलाया जाता है, स्पेशली अकाली दल के द्वारा। यानी कि जो सिख रिलीजन में जो करप्शन हो गया था, जो भ्रष्टाचार फैल गया था, उसको दूर करने के लिए जो अकाली दल था वह मूवमेंट चला रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। इसको भी फायदा हुआ, उसने अपनी मूवमेंट को तेज करने का काम किया। इसी तरह अगर हम ट्राइबल्स एरिया को देखें, जहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, तो वहाँ पे क्या किया गया, जो फॉरेस्ट्री एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था, और जो यहाँ के लोकल ट्राइबल्स थे उनको इन एरिया में एंट्री पे बैन कर दिया गया था। इसको लेके स्पेशली अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ, इन वन कानूनों को लेके जो फॉरेस्ट लाते हैं इनके अगेंस्ट मूवमेंट चले वहाँ पे। वहीं अगर हम असम की बात करें तो असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, इनको फोर्सली एक एरिया में कैप्चर्ड कर लिया गया था, और इनसे फोर्सली क्या किया जाता था, वर्क लिया जाता था, चाय बागानों में इनसे काम कराया जाता था। बट गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जब स्वराज का इन्होंने कुछ किया, और सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट के दौरान तो इन्होंने भी क्या किया, एक लार्ज स्केल पे रिपोर्ट करने का काम किया। ओके, तो ये जो स्वराज की कंडीशन, यानी कि जो स्वराज की कंडीशन रही, गांधी जी ने कहा था कि अगर ऐसी कंडीशन रही तो हम लोग 1-2 ईयर्स के अंदर में क्या करेंगे, स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। बट ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो नेचर है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो सिटीज एरिया, टाउन्स एरिया एंड जो कंट्री साइड एरिया में किस वे में चला, इसको हम लोगों ने हमने एक्सप्लेन किया। और इस वीडियो को आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा, जिससे ये बातें समझ में आए। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने चौरी चौरा कांड, गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था उसको भी एक्सप्लेन करने का काम किया था। कुछ इन टॉपिक से भी बातों को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।